अगर मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 को लागू किया जा सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली या फिर प्रोस्पेक्टिवली, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं पता तो कोई बात नहीं, आइए मैं बताती हूँ आपको। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें मिलता है 2022 के कट्टा सुजाता रेड्डी वर्सेस सिद्धा मस्ती के मामले में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा that specific relief amendment act 2080 cannot be applied retrospectively to transaction which are prior to the 2018 amendment act, यानी कि 2018 से पहले वाले मामलों में ये अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हो रहा है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था 2018 में SRA 1963 में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, ये केवल प्रोसीजरल लॉ नहीं है बल्कि ये मेनली सब्सटेंटिव यानी कि मौलिक नेचर का है। इस अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज पर कुछ नए राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को क्रिएट किया गया है जो पहले से नहीं थे। इसीलिए जब कोई सब्सटेंटिव लॉ अमेंडमेंट के जरिए लाया जाता है तब पहले से ऐसी कोई धारणा नहीं बनी होती कि उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा, बल्कि इस बात की जरूरत होती है कि जब लेजिस्लेचर ऐसा कोई अमेंडमेंट लाए तो ये साफ तौर पर बताए कि अमेंडमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या फिर नहीं। स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लेकर हाई कोर्ट्स के कई अलग अलग तरह के जजमेंट आए हुए थे, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कट्टा सुजाता रेड्डी के मामले में दिए गए अपने इस वर्डिक्ट से ये क्लियर कर दिया कि 2018 में लाया गया अमेंडमेंट एक्ट प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। अब इस बात को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने बियर एक्ट की तरफ। तो देखिए, किसी बियर एक्ट को याद करने का तरीका एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम समझेंगे सेक्शन 20 को। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को 3 पार्ट एंड 8 चैप्टर्स में बांटा गया है, जिसमें चैप्टर 2 सबसे बड़ा चैप्टर है, मतलब कि ये सबसे ज्यादा सेक्शंस सेक्शन 9 टू सेक्शन 25 कंटेन करता है। इन सेक्शंस को यानी कि सेक्शन 9 टू 25 को 6 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। और साथ ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 2 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बन गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2018 अमेंडमेंट एक्ट से सबसे ज्यादा चेंजेस इसी चैप्टर में हुए हैं। सेकंड चैप्टर में ये 6 सब हेड शामिल हैं, जिसके 5th सब हेड को 2018 के अमेंडमेंट एक्ट से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और इसका नाम सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। सेक्शन 20 टू सेक्शन 24 इसमें शामिल हैं, जिसमें सेक्शन 20A, B एंड C भी आते हैं। इसमें हम आज समझने वाले हैं सेक्शन 20 को। इसके पहले के सारे सेक्शन हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हैं। आप चाहें तो उन सेक्शंस को भी ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 1963 का जो प्रिंसिपल एक्ट था, मींस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 विदाउट अमेंडमेंट 2018, उसके सेक्शन 20 में कोर्ट्स के डिस्क्रिशन एंड पावर्स के बारे में बताया गया था। लेकिन अब 2018 से इस पूरे सेक्शन को यानी सेक्शन 20 को सब्स्टिट्यूट मींस प्रतिस्थापित कर दिया गया है, यानी बदल दिया गया है, जिससे एक नई तरह का प्रोविजन जोड़ा गया है, जिसके हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने वाली कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है या परफॉर्म नहीं करती है, तो ऐसे ब्रीच से परेशान हुई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी तीसरी पार्टी से या अपनी किसी एजेंसी से परफॉर्म करा सकती है। अब ये वर्ड सब्स्टिट्यूट का लिटरल मीनिंग क्या है? तो मान लो मैं एक दुकान पर टाटा आयोडाइज नमक खरीदने गई, बट दुकानदार मुझसे कहता है कि टाटा नमक तो नहीं है, बट आप निरमा आयोडाइज नमक खरीद लो। तो मैं निरमा नमक खरीद लेती हूँ क्योंकि मेरे घर पर नमक नहीं है, और अगर मैं बिना नमक लिए घर गई तो मम्मी से डांट पड़ेगी क्योंकि घर पर आए हैं मेहमान और घर पर नमक नहीं है। तो यहाँ पर मैं मम्मी की डांट से बचने के लिए निरमा नमक ही घर ले आती हूँ और काम बन जाता है। अब कुछ इसी तरह की बात को बताया गया है सेक्शन 20 में कि अगर एक पार्टी परफॉर्म ना करे तो दूसरी पार्टी से सेम कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म करा लो। चलिए चलते हैं सेक्शन 20 को समझने के लिए। सेक्शन 20 की हेडिंग क्या है? सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजंस को क्लियर करने के लिए इस सेक्शन को 4 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सब सेक्शन 1 कहता है कि इस सेक्शन के प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस की व्यापकता पर कोई असर नहीं डालेंगे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन जैसे हैं वो वैसे रहेंगे और इस सेक्शन 20 के प्रोविजन उसके सिवाय हैं, यानी कि उसके किसके? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सिवाय हैं। ये तो पहली लाइन का मतलब हो गया। अब इस लाइन को आगे तक पूरा मिला के समझते हैं। देखिए क्या कहा गया है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय एनी पार्टी, जहां कॉन्ट्रैक्ट की किसी पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट के अपने भाग को परफॉर्म ना करने के कारण कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है,
मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट में A एंड B दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब यहाँ B कॉन्ट्रैक्ट में किए गए अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता है, अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करता है, जिसकी वजह से A एंड B के बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। सेक्शन में आगे कहा गया है कि अब वो पक्षकार जो ऐसे ब्रीच से पीड़ित है, यहाँ पर A ऐसे ब्रीच से पीड़ित है। अब यहाँ पर A के पास ये ऑप्शन होगा कि A अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को B की बजाय किसी थर्ड पार्टी से परफॉर्म करा ले या अपनी ही किसी एजेंसी से परफॉर्म करा ले, क्योंकि A के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराना ज़रूरी है। यहाँ B नहीं कर रहा तो A किसी थर्ड पार्टी या अपनी एजेंसी से सेम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा सकता है, और इस तरह से परफॉर्म कराया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो उसने B की बजाय किसी और से परफॉर्म करा लिया, मतलब B की बजाय उसका काम किसी और ने कर दिया। जैसे टाटा आयोडाइज नमक की जगह मेरा काम निरमा ने कर दिया, तो बात बराबर है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए, B नहीं तो कोई और सही। और साथ में A के पास, यानी वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से पीड़ित है, जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा रही है, यानी कि A, उसके पास ये ऑप्शन भी होगा कि A सारे एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट को जो A के द्वारा खर्च किए गए हैं, व्यय किए गए हैं, उन सबको A ब्रीच करने वाली पार्टी यानी कि B से वसूल कर सकता है। अब इतना समझ गए तो अब चलते हैं पहली लाइन की तरफ कनेक्ट करने। और कॉन्ट्रैक्ट का इस तरह से किया गया सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सिवाय यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कराने के लिए पार्टीज, हमारी पार्टीज कौन है? A एंड B का सहमत होना ज़रूरी है, मतलब A और B का राज़ी होना ज़रूरी है अगर A को सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस कराना है B के अगेंस्ट। तो अब समझते हैं सबसेक्शन 2 को, जिसमें ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि सबसेक्शन 1 के तहत किसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस तब तक नहीं कराया जाएगा जब तक सफर्ड पार्टी, जिसे हम नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी या भंग से पीड़ित पक्षकार या फिर एग्रीव्ड पार्टी कुछ भी कह सकते हैं, जब तक सफर्ड पार्टी हमारी कौन सी है? A ने डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है? B, या कहें ब्रीच करने वाली पार्टी को लिखित में कम से कम 30 दिन के समय का कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए एक नोटिस ना दे दिया हो। ऐसे नोटिस में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो दिया गया समय है वो 30 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 30 दिन से कम का नहीं होगा। और साथ ही नोटिस में ये भी लिखा होना चाहिए कि अगर डिफॉल्टिंग पार्टी मींस B ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर देती है उस तय टाइम लिमिट के अंदर, या फिर तय समय में परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, तो वो जो सफर्ड पार्टी है मींस A है, वो इस सेम कॉन्ट्रैक्ट को किसी थर्ड पार्टी या अपनी किसी एजेंसी से परफॉर्म करा लेगा। यहाँ पर एक प्रोवाइजो भी है, यहाँ पर का सबसेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो भी है जिसमें कहा गया है कि जो सफर्ड पार्टी है वो सबसेक्शन 1 में बताए गए एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट को डिफॉल्टिंग पार्टी जो हमारी B है उससे तब तक रिकवर करने की हकदार नहीं होगी जब तक कि उसने किसने? सफर्ड पार्टी ने थर्ड पार्टी से या फिर अपनी किसी एजेंसी से उस ब्रीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करा लिया हो। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की रेमेडी का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में एक होता है राइट टू रिकवर का कॉन्सेप्ट, जिसे 2018 के अमेंडमेंट से एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया है। राइट टू रिकवर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इसमें दो पार्टीज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम इस बात पर एग्री हो जाती हैं कि ब्रीच की कंडीशन में, यानी कि किसी एक पार्टी के अपने पार्ट को परफॉर्म ना करने की कंडीशन में एग्रीव्ड पार्टी लिखित में एक नोटिस जारी करेगी जिसमें नॉन परफॉर्मिंग पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर नॉन परफॉर्मिंग पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर देती है या फिर फेल हो जाती है तो एग्रीव्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी थर्ड पार्टी से परफॉर्म करा सकती है, और इसी के साथ ब्रीचिंग पार्टी या कहें नॉन परफॉर्मिंग पार्टी से ऐसे सारे खर्चे या नुकसान को भी रिकवर कर सकती है जो एग्रीव्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कराने में किए हैं।
एसआर एक्ट के सेक्शन 20 के सब सेक्शन 1 में ये बात साफ तौर पर लिख दी गई है कि डिफॉल्टिंग पार्टी से वसूल की जाने वाली रकम वही होनी चाहिए जो सच में एग्रीव्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कराने में वहन, खर्च या सहन की हो। अब इस बात पर डिस्प्यूट वहां अराइज हो जाता है जहां पर एग्रीव्ड पार्टी ने डिफॉल्टिंग पार्टी से जो रकम क्लेम की है वो कॉन्ट्रैक्ट के एक्चुअल प्राइस से ज्यादा हो। तो ऐसा डिस्प्यूट होने पर एग्रीव्ड पार्टी को कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को किसी थर्ड पार्टी या अपनी एजेंसी से पूरा करा लिया है, और दूसरा कि जो रकम क्लेम की गई है वो ऐसे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को कराने में हुआ उसका वास्तविक खर्चा है। अब समझते हैं सबसेक्शन 3 को, जो बहुत ही सिंपल सा है, जिसमें कहा गया है कि जहां कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से पीड़ित पक्षकार ने किसी थर्ड पार्टी से या उन एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा लिया है, बिल्कुल वैसा रिटन नोटिस देकर जैसा कि सेक्शन 20 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है, तो अब ऐसा पीड़ित पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने वाली पार्टी से उसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म कराने के लिए क्लेम नहीं कर सकता, जैसा कि एसआर एक्ट के सेक्शन 14 क्लॉज ए में एंड सेक्शन 16 क्लॉज ए में भी बताया गया है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 4, जो कहता है कि इस सेक्शन में लिखी गई कोई भी बात, यानी सेक्शन 20 में लिखी गई कोई भी बात कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से पीड़ित पक्षकार यानी कि एग्रीव्ड पार्टी या कहें सफरिंग पार्टी को ब्रीच करने वाली पार्टी से कंपनसेशन क्लेम करने से नहीं रोकेगी। ऐसा कंपनसेशन कहाँ क्लेम करा जाएगा? तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 73 एंड 74 के तहत क्लेम किया जा सकेगा। मतलब कि सेक्शन 20 एसआरए के तहत सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस में आने वाले एक्चुअल खर्चे क्लेम किए जा सकेंगे और साथ ही अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंपनसेशन भी क्लेम किया जा सकेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सेक्शन 20 आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके अपनी बात पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।